जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब देखिए जनरली अगर कोई इक्वेशन को हम बनाते हैं, जैसे अभी हमने कई टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़ा, तो एट लास्ट जो इक्वेशन होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाता है। लास्ट में पूरा सॉल्व करने पे इक्वेशन आपका इसी फॉर्म में आ जाता है, तो इसे बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या बोला जाता है? जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसको जैसे हम सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये x का कोएफिशिएंट a हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट b हो जाएगा और c जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। अब अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, अभी तक हमें इंटरसेप्ट दिया रहता था, स्लोप दिया रहता था, उससे हम इक्वेशन बनाते थे। अब अगर हमें डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना पड़ जाए कि इसको कन्वर्ट करके बताइए कि स्लोप के फॉर्म में क्या हो जाएगा या इंटरसेप्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो किस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो जैसे सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसी इक्वेशन को हमने लिख दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं by इक्वल टू माइनस ax माइनस c। लिख सकते हैं? यस सर। भाई इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, यानी कि अब इस पूरे इक्वेशन को b से डिवाइड कर दीजिए। तो ये b निकल जाएगा, ये y इक्वल टू माइनस a बाई बी x माइनस c बाई बी। अब अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से इसको कंपेयर करें तो क्या मिल रहा है? सर m की वैल्यू माइनस स्लोप है क्या हो जाएगा? m इक्वल टू माइनस a अपॉन b। और इसी तरीके से इंटरसेप्ट c जो है वो माइनस c अपॉन b। यानी कि अगर कोई इक्वेशन आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल है आपका 3x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कहा जाए इससे कि स्लोप और इंटरसेप्ट इवैल्यूएट कीजिए, तो स्लोप m बराबर क्या है? माइनस a बाई b। तो a की वैल्यू क्या है? माइनस 3/2। तो इसका स्लोप माइनस 3/2 हो गया। इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू माइनस c बाई 2, तो माइनस 3 बाई b, b की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये माइनस माइनस प्लस 3/2। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इस तरीके से जनरल इक्वेशन से हम इसको, इसके स्लोप और इंटरसेप्ट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। चाहे आप ऐसे कन्वर्ट करके फिर इक्वेट्स इससे कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे फार्मूले याद कर लीजिए कि m बराबर माइनस a बाई b होगा और c बराबर माइनस c बाई b। ठीक है? तो ये हो गया आपका पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब दूसरा है आपका इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c। लिख सकते हैं? यस। अब इसको जो है पूरे को c से डिवाइड करें, माइनस c से। ये आपका पड़ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन माइनस c बाई a प्लस y अपॉन माइनस c बाई b इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन
x बाई ए y बाई बी इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए और b इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। माइनस सी बाई बी। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब ये मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया कि कैसे किया जाएगा। उसके बाद इनको कंपेयर कर लीजिए या डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए कि a इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए और b इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जो होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ओमेगा जो होता है वो एंगल होता है और p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मान लीजिए कोई एक लाइन है, उसका जनरल इक्वेशन ये है और नॉर्मल इक्वेशन ये है, तो दोनों एक ही लाइन ना। यस सर। तो जब दोनों एक ही लाइन हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? कोइंसिडेंस लाइन है। क्लास 10 में पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या होता था? ये कोइंसिडेंस लाइन होता है। तो वैसे ये भी आपका कोइंसिडेंस लाइन है। तो अगर इस तरीके से इसको हम कंपेयर करते हैं तो क्या पा रहे हैं कि a1 a है, b1 b है, c1 c है। इसको हम लिख दें x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा माइनस p इज इक्वल टू 0। तो a2 क्या है? cos ओमेगा है, b2 क्या है? sin ओमेगा है और c2 क्या है? डी p है माइनस p। माइनस पी। तो क्या हो जाएगा? अगर इसके हिसाब से लिख दें तो क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन कॉस ओमेगा cos ओमेगा प्लस इज इक्वल टू b अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस पी। तो अगर हम कंपैरिजन करें, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा sin ओमेगा माइनस पी। v इज इक्वल टू जैसे b टू b sin ओमेगा c हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखें c sin ओमेगा अपॉन माइनस p। ठीक, इसी तरीके से इसको और इसको कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू सी कॉस ओमेगा c cos ओमेगा अपॉन माइनस पी। माइनस p। अब क्या कीजिए, दोनों के साइड में स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा अपॉन p स्क्वायर। माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका हो जाएगा ए a स्क्वायर इज इक्वल टू सी c स्क्वायर कॉस cos स्क्वायर ओमेगा अपॉन पी स्क्वायर। अपॉन p स्क्वायर। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या होगा? sin स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा cos स्क्वायर ओमेगा। sin स्क्वायर ओमेगा प्लस cos स्क्वायर ओमेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। यानी कि सिंपलीफाई करेंगे इसको तो आपका p स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा? t इज इक्वल टू सी अपॉन प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा। यस सर।
अब अगर p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें या यहाँ पुट कर दें तो a की वैल्यू b सॉरी sin ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये आपने कर दिया, इससे आपको p की वैल्यू मिल गई। जैसे ये है आपका सिचुएशन, इससे समझिए। इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं sin ओमेगा इक्वल टू माइनस p b अपॉन c। यही तो है। अब क्या हो जाएगा, p की वैल्यू हमने पुट कर दिया ये, जब हम p की वैल्यू ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू b अपॉन c c। तो c कट गया, यस सर। तो sin ओमेगा इक्वल टू क्या है, b अपॉन b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से आपको cos ओमेगा निकालना है, तो cos ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जनरल इक्वेशन से sin ओमेगा की वैल्यू, cos ओमेगा की वैल्यू और p की वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से sin ओमेगा की वैल्यू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos ओमेगा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की वैल्यू ये आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक? यस सर। अब अगर इसको आप tan में चेंज करना चाहें, जैसे एंगल निकालना है आपको, तो आप डायरेक्ट एंगल निकाल लें tan में चेंज करके। तो जब tan में से आप चेंज करना चाहेंगे तो tan ओमेगा इज इक्वल टू sin ओमेगा अपॉन cos ओमेगा, यही तो होगा फार्मूला। तो sin अपॉन cos करेंगे तो b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये आप काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan ओमेगा इक्वल टू b बाई a। डायरेक्ट ओमेगा इवैल्यूएट करने के लिए हम इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के कंपोनेंट cos ओमेगा, sin ओमेगा और p की वैल्यू इस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। भाई हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 14। क्या दिया हुआ है, रिड्यूस द इक्वेशन अंडर रूट 3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ओमेगा। इक्वेशन आपका दिया हुआ है अंडर रूट 3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कीजिए और ओमेगा एंड p की वैल्यू इवैल्यूएट कीजिए। तो देखिए इसमें ये आपकी a की वैल्यू है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब p की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -8 है। ठीक? तो जैसे p इज इक्वल टू आपका क्या फार्मूला होगा, प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन माइनस प्लस माइनस दोनों कर लेंगे तो एक बार प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस 8 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 4, यानी कि प्लस माइनस 8 अपॉन 2 4 जाएगा, यानी कि p की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो प्लस माइनस 4। ओमेगा निकाल लीजिए तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, tan ओमेगा इज इक्वल टू b अपॉन a, b अपॉन a। तो b की वैल्यू 1/√3
ए की वैल्यू है 30 डिग्री। तो 1/√3 किसका होता है? tan 30, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू आपका हो गया 30। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? x cos ओमेगा प्लस y y sin sin ओमेगा इक्वल टू p, यानी कि x cos ओमेगा यानी कि cos 30 प्लस y sin sin 30 इज इक्वल टू 4। बस यही हो गया, सारी वैल्यू भी निकल आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप और ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आप या तो इस तरीके से कीजिए कि पूरे को √a² b² से डिवाइड कर दीजिए। एक तरीका जो है इसे, इसमें हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा, मतलब फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो इसको क्या कीजिए, √3x अपॉन √3 प्लस 1² प्लस y अपॉन √3 प्लस 1² माइनस 8 अपॉन √3 प्लस 1² इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका हो जाएगा √3 अपॉन 2x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2। यही तो होगा, ये हो गया आपका 2 हो जाएगा, यानी कि √3/2 x प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 4। अब डायरेक्ट आप इसका कंपैरिजन कीजिए अगर नॉर्मल इक्वेशन से, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है? x cos ओमेगा प्लस y y sin ओमेगा इज इक्वल टू b। अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हैं तो cos ओमेगा की वैल्यू क्या मिल रही है? 3/2, sin ओमेगा की वैल्यू क्या मिल रही है? 1/2, t की वैल्यू क्या मिल रही है? 4। तो √3/2 किसकी cos वैल्यू होती है? 30 की, यानी कि x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 4। ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं फार्मूला याद करके भी, आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना फार्मूला याद किए। ये आपका कॉन्सेप्ट है, यही मेन होता है मैथ्स में। आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगा देंगे तो बाद फार्मूला अपने आप आ जाता है। और जब आप कॉन्सेप्ट से नहीं लगाएंगे तो फार्मूला लगाएंगे तो हो सकता है एट स्टैंड आपसे क्वेश्चन हो जाए, लेकिन बाद में उसे आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैथ्स में हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 15, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन y माइनस √3x माइनस 5 is equal to 0 and √3y minus x plus 6 is equal to इक्वल टू 0। ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमको बताना है कि इन दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम क्या करें, दोनों लाइन का स्लोप निकाल लें, फिर स्लोप वाला फार्मूला जो होता है बिटवीन एंगल tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगा दें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू √3x प्लस 5। तो y इक्वल टू mx प्लस c से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या मिल रहा है, √3, यानी कि m1 इक्वल टू हो गया √3। अब इस लाइन को करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं √3y इक्वल टू x माइनस 6, y इक्वल टू 1/√3x माइनस 6 अपॉन √3। इसका कंपैरिजन करेंगे तो m2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/√3, ठीक। अब फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हमारे पास दोनों वैल्यू है, फार्मूले पुट करके सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 1/√3
tan theta is equal to m2 की वैल्यू 1/√3 1/√3 -√3 upon 1 plus 1 plus √3 1/√3 into √3, ठीक। √3 कैंसिल। ये √3 कैंसिल हो जाएगा। Yes, ये आपका आ जाएगा tan theta is equal to 1 minus 3 upon √3 into 2, यही तो आएगा। yes sir। यही 1 plus 1 हो जाएगा 2 और ये √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि tan theta is equal to minus 2 upon √3 into 2, ये 2 कट गया तो tan theta is equal to क्या आ जाएगा 1/√3, और जब theta is equal to 1/√3 है तो theta is equal to क्या हो जाएगा 30 या π/6, ठीक है। आया समझ में? yes sir। नोट कर लीजिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है जिसका जनरल इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 है, ठीक है। मान लीजिए कि एक इक्वेशन है जिसका जनरल इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 है। कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इस पॉइंट P का हमें लाइन से डिस्टेंस निकालना है कि ये पॉइंट P जो है लाइन से कितनी दूरी पे है। तो जब किसी भी पॉइंट की कहीं से भी डिस्टेंस की बात होती है तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी कि सीधे लफ्जों में कहें तो इस पॉइंट P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो d, ठीक। तो वैसे इसका डेरिवेशन कहीं पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए आप डायरेक्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू फार्मूला जान लीजिए। फार्मूला आपका होता है d इज इक्वल टू a x1 b y1 प्लस c mod अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ से आपको लाइन से a b c की वैल्यू मिल जाएगी, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा उससे हमें x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस b1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो फार्मूला यूज करेंगे जब एक पॉइंट और एक लाइन, मान लीजिए हमें दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालना है। इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। मान लेते हैं कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। लाइन L1 का जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू mx प्लस c1 है, और लाइन L2 का जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c2 है। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का स्लोप जो होगा हमेशा इक्वल होगा, इसलिए यहाँ भी m है यहाँ भी m है। m1 m2 नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट m लिखा हुआ है, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी आपकी। अब मान लीजिए जो है तो उस केस में इसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होगा d इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर।
ये जब इक्वेशन हमारा स्लोप के फॉर्म में दिया होगा, स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। मान लीजिए हमारा इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब जनरल इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो ये ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये आपका ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब इसका जनरल फॉर्म जो होगा उसमें a और b की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ c1 और c2 चेंज होगा, c की वैल्यू चेंज होगी। तो उस केस में डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा c1 कैपिटल में c2 कैपिटल में अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया होगा। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब लाइन का इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में दिया होगा। एग्जांपल नंबर 18 आपका दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 3, from the line 3x plus 3x minus 4y minus 26 is equal to 0। अब क्या है आपका? ये जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि ये आपका x1 और y1 हो गया। और इसको हम कंपैरिजन करें तो ये हमारी a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और ये c की वैल्यू। अब पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है? d इज इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता है। यानी कि t इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारी 3, x1 की वैल्यू भी 3 है, प्लस b की वैल्यू है हमारी 4, y1 की वैल्यू -5, प्लस c1 की वैल्यू है -26 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो ये आपका d इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 5 4 जा 20 -26 अपॉन 9 प्लस 16। तो ये आपका हो जाएगा d इज इक्वल टू 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 29। 29 से 26 माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 3। 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन जो आ गया वो आपका 3/5। ठीक है, आया समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपका जनरल इक्वेशन दिया हुआ था, इससे हमें a b c की वैल्यू मिल गई और ये आपका जो दिया हुआ है वो x1 y1 दिया हुआ है। फिर हमने क्या किया? डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी और इसे सॉल्व कर दिया। आया समझ में? अब ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन 3x minus 4y plus 7 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 3x minus 4y plus 5 3x minus 4y plus 5 is equal to 0। अब यहाँ पे देखिए a और b की वैल्यू सेम है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c1 है। a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, ये c1 है, सॉरी c2 है। तो क्या देख रहे हैं? a और b की वैल्यू दोनों सेम है। ये जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि a b की वैल्यू से जैसे क्वेश्चन में तो बोल दिया गया है कि ये पैरेलल लाइन है। इन केस मान लीजिए खाली इक्वेशन दे दिया जाता है और उसमें ये नहीं बताया जाता है कि किस टाइप की लाइन है, तो आप पहचान सकते हैं
अगर ए और बी की वैल्यू दोनों की सेम है तो मतलब दोनों पैरेलल लाइन है, अगर सेम नहीं है तो पैरेलल लाइन नहीं है। आई बात समझ में? तो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस का फार्मूला d इज इक्वल टू क्या था आपका c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपका d इज इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है 7 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 5, ये तो आएगा d इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कर सकते हैं।